जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 10 हिंदी गद्य विधा से संबंधित यूनिट है और हमारे पाठ्यक्रम में अरे या यावर रहेगा याद ये रचना लगा हुआ है। यहाँ पे हम नोट्स रिवीजन कर रहे हैं। अरे या यावर रहेगा याद जो यात्रा वृत्तांत है ये अज्ञे जी के द्वारा रचा गया है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म देखें तो सन 1911 ईस्वी को यूपी के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। 1930 ईस्वी से 36 तक इन्होंने विभिन्न जेलों में दिन काटे। अपने 36 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका भी निकाला। इन्होंने दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीवेंस जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। 1980 में वत्सल निधि की स्थापना की। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत एक तो अरे यायावर रहेगा याद जो हम आज पढ़ने वाले हैं और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली 1960 में। इन्होंने तार सप्तक 1943 में जो पहला तार सप्तक आया, चुनिंदा कवियों के द्वारा जो कविताएं संकलित कर तार सप्तक का नया प्रयोग किया गया, वो भी अज्ञे जी द्वारा किया गया। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक से साथ कई अन्य पुस्तकों का संपादन किया। सन 1964 में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1979 में इन्हें कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए क्लास के लिए आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित अरे यायावर रहेगा याद, समय क्या है 1953, 83 नहीं 1953। सन 1953 में प्रकाशित अरे यायावर रहेगा याद रचना के 195 पृष्ठ में है ये और कुल इसमें 8 यात्रा का वर्णन किया गया है। पहले यात्रा वृत्त यदि देखें, ये वृत्तांत जो है ये परशुराम से तुर्क में अज्ञे जी ने, यानी अलग अलग आप देखेंगे 8 यात्राओं का वर्णन है, जिनमें पहला यात्रा वृत्त जो वर्णन है उसका नाम है शीर्षक परशुराम से तुर्कम। अब इसमें अज्ञे जी ने पूर्वी सीमा प्राप्त असम में पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे एक सैनिक के तरीके से भी इनको बहुत अलग अलग जगहों पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक के तौर पे भी जाते रहे, हेल्थ इश्यूज के कारण भी ये बराबर इनका घूमना फिरना होता रहता था। तो इसमें कुल मिला के इन्होंने 8 यात्राओं को संकलित किया है, उसको संग्रहित करके हमारे समक्ष रखा है, उनमें अपने अनुभव को दिया है। ये तो इनका पहला जो परशुराम से तुर्खम में इन्होंने पूर्वी सीमा प्राप्त जो असम है वहां से लेके पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का वर्णन। जो दूसरा यात्रा वृत्तांत है देवताओं के अंचल में, इसमें इन्होंने देवताओं के अंचल में ऊपर के साइड यानी कुल्लू मनाली क्षेत्र की प्रकृति और संस्कृति के बौद्धिक धरातल पर सुंदर चित्रण किया है। तो मांडली यात्राकार की सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाले असमिया जीवन से संबंधित यात्रा वृत्तांत को सजोया है। किरण की खोज, अज्ञे जी का जो किरण की खोज है वो वैज्ञानिक, उनका जो इंटरेस्ट है वैज्ञानिक यानी विज्ञान के प्रति जो अभिरुचि हो उसको प्रकट करने वाला एक अनुसंधानात्मक यात्रा वृत्तांत है। इसमें इन्होंने कश्मीर घाटी का सुंदर बिंब उपस्थित किया है किरणों की खोज में। तो मौत की घाटी भी एक शीर्षक है जिसमें अज्ञे जी ने मौत की घाटी में अज्ञे जी के रोहतांग जोत की साहसिक यात्रा का लोखा जोखा इसका वर्णन इसमें मिलता है। इसी प्रकार इनका बहता पानी निर्मला में असम की बाढ़ग्रस्त एवं प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रा वृत्तांत है। सागर सेवित मेखलित पूर्ण विचारात्मक शैली से ओतप्रोत जो है ये प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत है। कहते हैं कि याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं चाहे उनका नाम नहीं लिया जाता। इस प्रकार कदाचित कलाकार अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। भूमिका दूसरे संस्करण की, इसमें कहते हैं किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए एक प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस भी होता है कि क्या पुस्तक पुरानी हो गई, क्या क्या संशोधन अथवा संवर्धन जरूरी हो गया, क्या ये नयापन हर लेख अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, एक परिशिष्ट और पाठ टिप्पणियों से ये काम सिद्ध हो सकता है क्या। अरे यायावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी। मुद्रण के बारे में स्वयं कुछ यूं भी उदासीन रहता हूँ और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता, लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गए। प्रस्तुत पुस्तक की यात्रा संस्मरणों में स्थान का जो ब्यौरा है, कुछ तो वो पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था, कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थी।
पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले लेख परशुराम से तुर्खम में जो भी वर्णित यात्रा पथ का एक बड़ा भाग देश से अब कट गया। यानी आज़ादी के बाद देखें तो ये जो जिन यात्राओं में जिन पथों का वर्णन किया था वो भाग से कट चुका है और देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई। एक बड़े भूकंप के कारण वो पहाड़ भी धंस गया था जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनाकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हुई थी जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था, लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई। पूर्वी अंचल में अब प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नई प्रदेश बन गए। अरुणाचल, मेघालय, नागादेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमालय में नई सड़कों का जाल बिछ गया और किसी जमाने की मौत की घाटी जब पक्की सड़क के कारण साधारण वगैरह स्वर्ग यानी साधारण वो सैरगाह बन गया। यानी बहुत चीजें जब लिखा था अब में बहुत परिवर्तन आ गया। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का स्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, कि एक समय में रिसर्च के लिए गया था, शोध के तत्कालीन उपकरणों पर अब हंसने को मन होता है। कहाँ कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव, और कहाँ आज के अंतरिक्ष यान और माप ही नहीं माप का विश्लेषण करने वाले भी स्वयं चालित यंत्र आ गए। यानी सब कुछ पहले हस्तचालित था, अब स्वयं चालित हो गया। लेकिन स्पष्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे जा और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वो यात्रा जितनी बाहरी होता है उतनी ही भीतरी भी यात्रा का विवरण, जितना स्थल भूविस्तार से जुड़ा होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड को जब लेते हैं उसके सहारे अनेक व्यक्ति आते हैं लेकिन यात्रा तो एक ही करते हैं। लेकिन यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना जरूरी है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार है। और मुझे उम्मीद है कि तथ्यों की दृष्टि से कुछ पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं आज भी रोचक होंगी और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस से यात्रा करेंगे उनमें लेखक का सहाय अस्तित्व उसे प्रीतिकर सा लगेगा। पहले संस्करण में ये कहते हैं कि चित्र कहीं अधिक थे, क्योंकि कागज की और छपाई की तत्कालीन स्थिति में भी वो संभव था, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी उस समय नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तब आशा की थी कि नए संस्करण में इसका सुधार कर लेंगे, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच के बाहर हो गए। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण चित्र कम भी करने पड़े। फलतः इस संस्करण में चित्र और इसके संख्या में कम है और बात की यात्राओं के भी, लेकिन प्रयत्न यही किया गया है कि चित्र अच्छा हो और छपाई भी पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक हो। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया है। एक लेख है इसमें सागर सेवित मेघ अस्खलित, यानी 8 यात्राओं में सागर सेवित मेघ अस्खलित जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ था तभी से आकांक्षी था कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। परशुराम से तुर्खम की यात्रा से पूरब और पश्चिम के पुलावे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा को और प्रेरणा ही मिली। अंततः वो यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नई स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी। लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है, इसलिए लेख ने पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखटा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत करने का ये ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे और स्वयं मेरे लिए भी है। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक यानी जो झूठी चीजें उनकी अन्वेषी की विषय भावना ले लेती है। पुरानेपन में भी नयापन कैसे है? पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि के है कि तीर्थयात्री की जो धर्म भावना है उसका स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना ले लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वाग्रह का आरोप ना माने तो कहूँ कि आज मैं आराम कुर्सी में बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ, और पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं इतिहास के आयाम में भी अग्रसर करती है। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती चलती हैं। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएं अगत्या आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाए, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसी लिए कर रहा हूँ, वो यात्राओं का एक नया आयाम है। अरे यायावर रहेगा याद कि इस नए संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वो मेरे साथ पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करे और नई यात्राएं भी करे।
मानस यात्राएं जिनमें उसके मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा, और दोनों का ये सहयोग सुखद और प्रीतिकर हो। लेखक 5वें संस्करण की भूमिका में कहते हैं कि पुस्तक का ये 5वां संस्करण दूसरे संवर्धित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। ये तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय होता है, पर आर्य यायावगर रहेगा कि याद की बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है, उन यात्राओं की मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे, जिससे भविष्य यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ये लेखक के द्वारा कहा गया है। अनुक्रम में देखेंगे तो जो चैप्टर है इसमें परशुराम से तुर्खम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी, एलूरा, माजुली, बहता पानी निर्मला, सागर सेवित मेघ स्खलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। अब यहाँ पे देखिए 8 ये आपको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनका क्रम देखना बहुत जरूरी है। पूछा जाता है परशुराम से तुर्खम, यानी मान लीजिए एक यात्रा है परशुराम से तुर्खम, और उसको जाते समय यहाँ पे जो लेखक है अज्ञे जी वो कहते हैं उसके बीच में जब यात्रा कर रहे थे एक टायर पंचर हो गया। टायर की राम कहानी, टायर की राम कहानी के बाद क्योंकि एक वैज्ञानिक अनुसंधान पे भी गए थे, खोज पे गए थे, तो ये किरणों की खोज में कहाँ गए। किरणों की खोज इनको देवताओं के अंचल में यानी घाटी में मिला, तो देवता के अंचल में यानी मौत की घाटी में, वहीं पे इनको एलूरा, माजुली और बहता हुआ निर्मल पानी भी देखने को मिला। तो परशुराम से तुर्खम की यात्रा में अज्ञे जी कहते हैं टायर पंचर हो गया, उसकी कहानी बताते हैं। फिर किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में जाते हैं, एलूरा, माजुली, बहता पानी, यानी एलूरा में, माजुली में बहता हुआ पानी, और वहां पे सागर सेवित मेघ स्खलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। ये हो गया पूरा। अब ये जो महत्वपूर्ण पात्र में देखें तो लेखक तो अज्ञे जी स्वयं है, यायावर इनके साथ वाहिद हुसैन है, जीत बहादुर लामा है, कुंदन सिंह है, एंतोन है, नवाब साहब है, अब्दुल करीम है, नूर मोहम्मद है, मरियम है, केवल कृष्ण है, इनके अलावा देवयानी, शांति स्वरूप भटनागर, खान सामा रहमत भी हैं, डॉक्टर काम्पटन है, बड़े जोशी हैं, छोटे जोशी हैं, श्रीयुत बैनन है, शकुंतला है, शुभ्रा है, नावरिया है, मंदोज है, गोसाई है, काकती हैं। तो लेखक अज्ञे, यायावर वाहिद हुसैन, जीत बहादुर लामा, कुंदन सिंह, एंतोन, नवाब, अब्दुल करीम, नूर मोहम्मद, मरियम, केवल कृष्ण, देवयानी, संत स्वरूप भटनागर, खानसामा, काम्पटन, बड़े जोशी, छोटे जोशी, श्रीयुत बैनन, शकुंतला, शुभ्रा, नावरिया, मंदोज, गोसाई, काकती आदि। अरे यायावर रहेगा याद। यात्रा वृत्तांत की समीक्षा में अगर देखें तो इसमें कहते हैं कि ये जो है 8 यात्रा वृत्तांत यहाँ पे दिए गए और सभी में पर्याप्त विविधता देखने को मिलेगा। यात्राओं में जिन स्थानों का जिक्र है, असम है, बंगाल है, औरंगाबाद, असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के भूभागों का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। ये पुस्तक अज्ञे की यात्रा संबंधी स्मृतियों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि ये पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर झांकते हुए सांस्कृतिक विमर्श को प्रस्तुत करती है। अज्ञे ने इस कृति में बिना किसी लाग लपेट की संस्कृति, समाज और सभ्यता पर बेबाक विचार रखते हुए समग्र भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। अज्ञे ने इस पुस्तक में उत्तर भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उद्घाटन करने के साथ साथ सागर सेवित मेघ स्खलित यात्रा वृत्त के माध्यम से दीक्षित भारत के धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रस्तुत किया है। इनके अलावा पुस्तक के प्रत्येक वृत्तांत में अज्ञे के व्यक्तित्व की छाप और आधुनिक भारत की जनता के संस्कृति बोध को पहचानने की उनकी पारखी दृष्टि का भी परिचय मिलता है। परशुराम से तुर्खम शीर्षक में लेखक ने परशुराम कुंड से लेकर तिनसुखिया और कामाख्या देवी के मंदिर के कार्ड प्रसिद्ध गुवाहाटी, असामिया, रेशम की बड़ी मंडी, पलासवाड़ी, कोच जाति के राजधानी कूच बिहार, सिकंदरा, रुनकता में सूरदास कुटी, सिकंदर और पुरु के युद्ध भूमि, तक्षशिला, कश्मीर, जंगली नरगिस के लिए प्रसिद्ध एबटाबाद, सिंधु तट, पेशावर, खैबर तक का वर्णन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ का वर्णन किया है। परशुराम से जो तुर्खम शीर्षक है उसमें लेखक ने कहाँ से शुरू किया जाता, परशुराम कुंड से लेकर तिनसुखिया और तिनसुखिया कामाख्या देवी मंदिर के कार्ड जो प्रसिद्ध क्या है, गुवाहाटी है, असमिया है, रेशम की बड़ी मंडी है, पलासवाड़ी है,
कोच जाति के राजधानी कूच बिहार है, सिकंदरा है, रूनकता में सूरदास, कुटी सिकंदरा और पूर्व की युद्ध भूमि, तक्षशिला कश्मीर, जंगली नरगिस के लिए प्रसिद्ध एबटाबाद, सिंदूर तट, पेशावर, खैबर तक का वर्णन देखने को मिलता है। किरणों की खोज में किरणों की खोज जब ये कहते हैं कॉस्मिक किरणों की खोज की यात्रा पे निकलते हैं, तो इनके साथ इनके गुरु के साथ की गई इनकी यात्रा का वर्णन है इसमें। गुरु ने उनके साथ बड़े जोशी और छोटे जोशी भी होते हैं, गुरु के साथ इनके ही साथ बड़े जोशी और छोटे जोशी भी होते हैं। गुरु जो इनके हैं वो भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। भौतिक विज्ञान का शोध गुरु के जीवन की साधना थी। वे कश्मीर से कोसर नाग जाकर अपनी खोज में लगे रहना चाहते थे। मतलब कश्मीर से कोसर नाग कौन? गुरु। और इसमें गुजरों के देश में बीते 3 सप्ताह का भी वर्णन आपको किरणों की खोज में देखने को मिलता है। देवताओं के अंचल में शीर्षक में एक कुल्लू मनाली की सभ्यता तथा संस्कृति का तथा हिडिंबा देवी मंदिर का वर्णन है। कुल्लू मनाली की सभ्यता तथा संस्कृति का तथा हिडिंबा देवी के मंदिर का वर्णन है। मौत की घाटी शीर्षक में भारत की सुंदरतम प्रदेश मौत की घाटी में भारत के सुंदरतम प्रदेश में मनाली की लोक सभ्यता का पत्तावस्था का वर्णन है। इस शीर्षक में लेखक के रोहतांग की जोत की यात्रा का भी साहसिक वर्णन है। एलूरा शीर्षक है, एलूरा और माजुली भी है। एलूरा शीर्षक में औरंगाबाद, खुलदाबाद तथा एलूरा की गुफाओं का वर्णन है। माजुली शीर्षक जो है उसमें असमिया की लोक संस्कृति का तथा माजुली द्वीप का भी वर्णन है। इस शीर्षक में असमिया भाषा के महत्व को बताया गया है। बहता पानी निर्मला में सोनारी नामक गांव में आई बाढ़ का वर्णन है तथा सागर सेवित मेघ स्खलित में कन्याकुमारी से नंदा देवी तक का वर्णन है। अज्ञे जी की यात्रा वृत्तांतों में एक महत्वपूर्ण बात उनकी विश्वसनीयता होती है। पाठक को एक बार यही लगेगा कि वह अज्ञे जी के साथ उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं नाव में, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। अज्ञे जी ने स्थानीय लोगों के साथ उनकी भाषा में बात करते कई स्थानों के बारे में भी प्रचलित किंवदंतियों के बारे में बताया। साथ ही आज़ादी मिलने के कुछ वर्ष पहले पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में बढ़ती हुई विभाजन की मांग का भी जमीनी तौर पर आंखों देखा हाल देखने को मिलता है। इसके साथ अज्ञे जी को अपने क्षेत्र का भी ज्ञान है, जैसा कि हमने किरणों की खोज में उनको भौतिक शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए देखा है। अज्ञे जी ने मौत की घाटी में लेख में पर्यटकों को जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। यानी जो मौत की घाटी उसमें लेख में मौत की घाटी में जो लेख में पर्यटकों को जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। लाहौरी लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान और बाहर से आने वाले लोगों में उनके प्रति अनभिज्ञता का वर्णन अज्ञे जी ने किया है। उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की है कि बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार से नशा, व्यसन इत्यादि यहाँ पर लेकर आते हैं। माना कि पहाड़ी जनजातियाँ पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकृतियाँ तो नहीं है। बिगड़ती परिस्थितियों से लेखक का साक्षात्कार कई बार हुआ जब उनके निरुद्देश विचरण को कुत्सित मानसिकता वाले लोगों ने अपने ढंग से समझने की कोशिश की। निश्चय ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वरूप गौरव में रहा है, किंतु अज्ञे की चिंता आधुनिक वर्तमान भारत की संस्कृति के स्वरूप को लेकर। अज्ञे मानते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति के नाम पर केवल पश्चिमी जो संस्कृति है उसका नकल यहाँ किया जा रहा है। इसलिए अज्ञे जो है कन्याकुमारी में निर्मित प्राचीन मूर्ति कला वैशिष्ट को प्रसारित करती कुमारी मंदिर के सम्मुख निर्मित, यानी जो कुमारी मंदिर है वहां पे उसके सम्मुख क्या कहते हैं, निर्मित जो गांधी की समाधि उसके औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उन्हें वो मंदिर ऐसा लगता है कि न केवल वास्तुकला की दृष्टि से बेमेल सा बल्कि उसके स्थापत्य में उन्हें भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को नहीं मिलता। जो वहाँ पे अज्ञे में कन्याकुमारी में वो अज्ञे जी देखते हैं मूर्ति कला, यानी कुमारी मंदिर, उसके सामने गांधी जी की समाधि है, बल्कि इससे उन्हें लगता है कि ये तो उल्टा है। मातृशक्ति का ये पूर्ण स्थल नए पार्थिव देवताओं की उपस्थिति से धुंधला सा लगता है। आगे की चिंता इस बात को लेकर भी है कि गांधी मंदिर की स्थापना के लिए कुमारी मंदिर के निकट का स्थल ही क्यों चुना गया। निश्चित ही गांधी के प्रति भारत के लोगों में श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रहना भी चाहिए, किंतु यही गांधी मंदिर उस तट से कुछ दूर निर्मित होता तो भी तो उस मंदिर के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव कम तो नहीं होता। सेम जस्ट उसके सामने ही क्यों, बल्कि इससे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और में उन्नति भी देखने को मिलता। किंतु यही बात वो निर्मित विवेकानंद मंदिर के बारे में जब कहते तो नहीं कहते, क्योंकि विवेकानंद मंदिर की परिकल्पना वास्तुकला की दृष्टि से गांधी मंदिर से ज्यादा सुंदर है। किंतु यहाँ भी अज्ञे को उस स्थल के मूल औचित्य को नष्ट होने की चिंता जरूर लगती है कि यहाँ पे ये है तो ये नष्ट हो सकता है। अज्ञे का मानना है कि विवेकानंद जो इस एकांत की तलाश में वो गए थे वहाँ पे, वो ध्यान मग्न होकर जिस विराट सत्य को उन्होंने साक्षात्कार किया होगा, उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर शिकागो के धर्म सम्मेलन में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया होगा, उस स्थल के सौंदर्य एवं गौरव का महत्व हम नहीं समझ पाए। और जो हमने भीड़ और निरंतर आवाजाही का केंद्र बना दिया, यानी ऐसी जगह बना दिया कि वहाँ पे उनको एकांत नहीं मिला, और ऐसी व्यवस्था कर दी कि फिर कभी कोई विवेकानंद वहाँ ना जाए, ना जाने की भी सोचे। यानी उनका जो एकांत स्थल होना चाहिए था उसको एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर दिया। इस तरह हम देखें तो
यात्रा वृत्तांत समग्र दृश्य से ज्ञानवर्धक और लाभदायक माना जा सकता है। यात्रा करके मन लुभावने दृश्य देखने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन, लोक विश्वास, लोकाचार, उत्सव, वेशभूषा आदि देखने के लिए हमारे मन को प्रेरणा देने वाले ये यात्रा वृत्तांत इतना ही नहीं, हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार आज जो लुप्त होते जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी इस यात्रा वृत्तांत के जरिए हमें प्राप्त होती है। अग्नि का मानना है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसके प्राचीन स्वरूप का विकास हो, किंतु आगे चिंता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार पश्चिमी कला की अंधी दौड़ सी लगी हुई है, उसमें भारतीय कलाओं का विकास एवं विस्तार की अधिक संभावना नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हुए भी हमें अपनी संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राणवान संस्कृति नए उपकरणों को अपनी प्रतिभा से अपने अनुकूल ढाल ही लेती है, अपनी नई शैलियों का विकास कर लेती है। जिस उद्देश्य को लेकर अज्ञे जी ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, वो पूरी तरह से सफल हो। अब यहाँ पे जब आप इसके संदर्भ में एक-एक चीज़ें पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी कि इन्होंने किन-किन चीज़ों पे लोगों का ध्यान दिलाया है। प्रमुख पंक्तियाँ हम लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पे भूमिका में कहते हैं कि देखो, जो भ्रमण होता है, जो घूमना होता है, भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन नहीं होता कि हम कहीं घूमने गए तो दृश्य बदल गया, मनोरंजन हो गया, नहीं। सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योगदान दे, ये वास्तविक सफलता है हमारे भ्रमण का या देशाटन का। तो यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा खुद की रही है। यानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भी तो एक यात्रा ही कर रहे हैं उनके साथ। तो यात्रा संस्मरण के सहारे जो प्रत्येक पाठक जब पढ़ता, वो यात्रा करता, वो उतना ही विशिष्ट है जितना लेखक का खुद का यात्रा है। और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना जरूरी होता है। अंत में एक नया लेख तो सागर सुवित में एक अस्खलित के बारे में बताया गया है, और मिथक के दोहराए जाने के संदर्भ में भूगोल के आयाम में भी बताया गया है कि इतिहास के आयाम में भी ये अग्रसर करती है, देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती चलती है। लेखक कहते हैं, पार्श्वगिरी का नम चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। 1953 में ये आया, और एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अगर देखें तो व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा, यात्रा साहित्य होता है कि भी स्थान, कोई भी स्थान उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक पहलुओं से हमें परिचित कराता है। बाकी हमें सारे चैप्टर इसके ध्यान रखने हैं। इसमें कुछ जो चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में परशुराम कुंड जो है जहाँ पे जाते हैं वहाँ का, ब्रह्मपुत्र जो लोहित का उतारा डामेई घाट है, और तिस्ता नदी की दून का भी मानचित्र, तिस्ता नदी है वहाँ की दून का भी मानचित्र, ताजमहल का, नजीर अकबराबादी का जो मज़ार है, जब रास्ते में जाते हैं आगरा से होते हुए तो नजीर अकबराबादी का मज़ार है, उनके नज़्म भी आए हुए हैं इसमें। काश्मीर किरण अभियान के लिए कौसर नाग, क्योंकि इनके गुरु जो थे वहीं पे जाके वो अभियान को एकांत में वो करना चाहते थे। डायोजोनिस का टब, किरमिच की नाव, तोते का पिजला, विद्युत दर्शक। अब परशुराम से तुर्क में एक टायर की राम कहानी में कहते हैं कि सृष्टि का सर्वोत्तम आकृति क्या होता है? चक्र होता है। सृष्टि का सर्वोत्तम आकृति क्या है? चक्र है। क्यों? क्योंकि उसका आदि अंत, कुछ एक चक्र जो होता है उसका आदि अंत नहीं पता कहाँ पे वो समाप्त होने वाला है। तो मैंने देश की भिन्न भिन्न अगर देखे तो संकरी, चौड़ी, कच्ची पकड़ी, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते पुढ़कते अनेकों बार ये सोचा है कि चक्र की आकृति में सौंदर्य के बहुत अधिक नंबर चाहे ना भी हो पाऊं, अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो कर ही सकता हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं हूँ संस्कृति का नींव। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा, वो मैं हूँ। यो कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई थी, यानी आग निकला था, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ, वो चक्राकार की उद्भावना ही है। ये मैं कह रहा हूँ तो चक्रमात के साधारण प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, तो व्यक्ति रूप में मैं एक अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक यायावर हूँ, और अपने ही जैसे यायावर श्री इन पंक्तियों के लेखक जी का सहारा, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी का एक टायर हूँ। तो जैसे गाड़ी जिससे जा रहे हैं उसके टायर के संबंध में चक्राकार स्थिति को बयां कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैं जो राम कहानी कहूँगा वो भी मेरी राम कहानी इसलिए है कि वो मेरे चालक की कहानी है। अपने अनुभव को दूसरे के, अपने मालिक की इतिवृत्त के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है। वैष्णव भक्त जैसे राधा और कृष्ण के जीवन में अपने राग विराग ढाल देते हैं, मैं अपने प्रत्येक पुरुष को ही आधार बनाता हूँ। तुलना आपको बड़बोलापन लगे तो भूलिए कि जैसा मुरीद होगा, मुरीद जैसा होगा वैसा ही ना पीर होगा, उसे बड़ा कहाँ होगा। मिस्टर पीटर रोलिंग स्टोन, हैव यू एनी मॉस? नो सर, नो सर, आई एम रनिंग एट लॉस। अपने प्रतीक पुरुष को मिस्टर रोलिंग स्टोन नहीं कहूंगा, यायावर कहूंगा, पर बात तो वही रहेगी। चल चल देता है
लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता है धन बस दूर क्षितिज का तारा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। चल चल देता लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। यायावर को भटकते 40 वर्ष हो चले हैं, और यायावर को असम में जब नौकरी ही भटकने को मिली थी, यानी 40 वर्ष कैसे हो गए? यायावर को, जो यायावर है वो जो है असम में, उनको जब नौकरी ही भटकने की मिली, तो उन्हें लगा मानो क्षितिज का तारा कुछ निकट आ गया है। किंतु जब जापानी अभियान बढ़ा और पछाड़ खाकर गिर गए। यायावर को इस बार जो ट्रक मिला है जिससे उनको जाना है, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यानी यात्रा के लिए जो ट्रक मिला वो बहुत अच्छा हालत में नहीं है। अब कहूँ कि उसमें एक टायर ही बस ऐसा था जिसके भरोसे वो चल सकता था। इंजन 18,000 मील रन कर चुका था, यानी इतना चल चुका था। किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, यायावर को चिंता नहीं। वो गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यो भी यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होता। इससे लगता है कि भाई भरपूर मात्रा में है। तिनसुखिया से आगे कोई वर्कशॉप था नहीं, तो क्या हुआ? यायावर के पैर में चक्कर है ना, दिमाग में चक्कर है। भ्रामरी योग में उसने जन्म लिया और शनिचर के 7:30 ही चल रही है। क्या भटकाने वाली इतनी शक्तियां उसकी रुकी गाड़ी को चला नहीं देंगी? यायावर का ट्रक सर्किट हाउस पर जा रुका। अब सर्किट हाउस पर जाके रुका, मुझे तब विश्राम मिला। यायावर ने कमरे में सामान जमाया और नक्शा लेकर बैठा। शाम को अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिलकर भीतरी सीमा के पार के प्रदेश में जाने का परमिट लिया और बाकी तैयारी अगले दिन पर छोड़ दी, ताकि इस बीच ट्रक की और मेरी कुछ खातिर कर ली जाए। सदिया सीमा प्रदेश तो है ही सदिया सीमा प्रदेश तो है ही। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट सीधे गवर्नर के अधीन होता है, और उसके तथा सदिया के सैनिक कमांडर के हाथ में संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है। भारत में ब्रितानी शासन को दृढ़ करने में किस तरह सीमा प्रांतों या पिछड़े प्रदेशों के पॉलिटिकल एजेंटों और ईसाई प्रचारकों का चोली दामन का साथ रहा, इस अध्ययन के लिए असम के सीमा प्रदेशों का सक्षेत्र और नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा, जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो राज किए थे, उनकी वजह से जो सीमा प्रांत हैं वो कैसे पिछड़े प्रदेशों के पॉलिटिकल एजेंट और ईसाई प्रचारकों के चोली दामन के साथ रहे। इस अध्ययन के लिए असम की सीमा जो प्रदेश है उनका क्षेत्र और विस्तार में देखने को मिल सकता है। यायावर प्राय ये कहता है कि एक दुख भी है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक अघरती है, तो एक अपने ही हिमालय का अंग, संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट चुनकर और एक सीमा प्रदेश में जाने की परमिट के लिए फिरंगी पॉलिटिकल एजेंटों के दफ्तर में जाकर देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता। पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशीय सत्ता की अहम मान्य प्रतिनिधि का मुंह जोना जैसे चुभता है, और उसे भुक्त भोगी जानते हैं। अब कुंडली प्रसिद्ध है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी थी, और यहीं से रुक्मणी को लेने कृष्ण आए थे। यानी ये कुंडिल प्रसिद्ध क्यों है? कुंडिन की प्रसिद्धि के पीछे का कारण है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी है कुंडिल, और यहीं से रुक्मणी को लेने कृष्ण आए थे। तो नन्हे रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि शताब्दी के आरंभ में भी यहाँ अति प्राचीन परकोटे आदि के खंडहर थे, किंतु जहाँ इनके पाए जाने का वर्णन था वहां पर नए सर्वे के नक्शों में लिखा है, क्या लिखा है? इम्पेंट्रेबल फॉरेस्ट, अभेद्य जंगल। यहाँ पे आप नहीं वो कर सकते। वनवासियों के लिए सब फौजी एक है। फिर फौजियों में आपस में भले ही ये हो कि अंग्रेज अमेरिकी को मूर्ख कहे, अमेरिकी अंग्रेज को असामाजिक या हिंदुस्तानी को एक दम्भी और आवारा। ट्रक में रह गए केवल यायावर और उनका एक अनुचर था जीत बहादुर, लामा और कुंदन सिंह। तो ट्रक में यायावर, उनका अनुचर जीत बहादुर, लामा और कुंदन सिंह, जो कभी शिलोंग में नगर पालिका का मेहतर हुआ करता था। किंतु यायावर के साथ पहले अर्दली हुआ था, और फिर मतलब वो यायावर जो थे उनके साथ पहले वो अर्दली हुआ, और अर्दली के बाद देखें तो फिर वो ट्रक का क्लीनर हुआ जिसके लिए वो वेतन पाता था। फिर नौसखी ड्राइवर का, और जिसको अगर कोई कभी ड्राइवर साहब कहे तो कहकर आवाज दे देता था, तो ऐसा विभोर होकर वो झूमने लगता मानो अब गिरा। यानी उसको कोई ड्राइवर कह देता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। यायावर एक कुछ खुली जगह पहुंचकर ठिठक गया। यायावर जो था एक कुछ खुली जगह पे गया और वहां पे ठिठक गया। वहां पे सामने परशुराम का कुंड था। कुंड वास्तव में ब्रह्मपुत्र की धारा का ही एक आवर्त है। यानी सामने जब यायावर कुछ खुली जगह पे पहुंचा तो वहां ठिठक गया। क्यों ठिठक गया? सामने उसको एक परशुराम का कुंड दिखा, और कुंड वास्तव में अगर देखे तो ब्रह्मपुत्र की धारा का ही एक आवर्त है, परशुराम कुंड। यायावर ने क्या किया? कुंड में और फिर धारा के नीचे स्नान किया,
स्नान से पाप धुल जाते, ऐसा उसे पता था। तो पाप तो दिखते नहीं, अतः उनके दृश्य प्रतीक के रूप में जिन वस्त्रों से स्नान किया जाता है, उन्हें कुंड पर ही छोड़ देने की प्रथा है कि भाई पाप वगैरह धुल जाए तो आप कपड़े वहीं छोड़ दो। यायावर ने क्या किया, कुंदन सिंह को पत्थर ढूंढ लाने के लिए कहा और स्वयं स्नैपर ने कर नए पहियों को खोलने लगा। जो नया पहिया था उसको स्नैपर लेके खोलने लगा और उनको कुंदन को बोला पत्थर ढूंढ लाओ। अब कुंदन ढूंढने गया पत्थर तो उसको सांप काट लेता है। ये सब उनके रास्ते में होता है। सदिया भी अगर देखें तो प्राचीन सुटिया राज का अवशेष है, जो स्वयं कदाचित महाभारत कालीन राजा भीष्मक के वंश के हास के बाद वही बचा हुआ था, खड़ा था। कथा एक है कि भीष्मक का एक वंशधर बीरपाल सेनागिरी का राजा था। उसकी राजधानी रूपवती कुबेर की स्तुति थी। वृक्ष के नीचे गया, वहां उसे एक तलवार, एक ढाल, एक सोने की बिल्ली मिली। नाम गौरी नारायण रखा गया। रतन ध्वज पाल राज्य रतनपुर रखा। बांग्ला में कहते हैं कि जो तीनों सा है आपके तालवी मूर्धन दंसा सबका, जैसे देखे तो तालवी शाह से उच्चारण होता है, वैसे ही असमिया में सब हा हो जाता है। इसलिए शिव सागर है तो उसको हिव हागर कहेंगे। कानपुर स्टेशन पर भोजन किया। गर्मी बहुत थी, 4:30 बजे तक वेटिंग रूम में पड़े रहे। निश्चय था कि हम क्या करेंगे, आगरा होते हुए जाएंगे। इसलिए नहीं कि ताजमहल के पास से निकलेंगे, इसलिए कि भारतीय सैन्य संगठन का मध्यवर्ती कैंप तो आगरा में है। देखिए क्यों लेखक आगरा होते हुए जाना होगा, उसका कारण था ये नहीं कि आगरा ताजमहल के लिए, बल्कि भारतीय सैन्य संगठन का मध्यवर्ती कैंप आगरा में इसलिए। अब वहीं पे इनको मियाँ नजीर की उपेक्षित वो कब्र दिख गई। मियाँ नजीर, और बचपन में बड़े उत्साह से कंठस्थ की हुई उनके नज्म के कुछ बंद याद आए। अब ये नज्म आपके नाटक में भी आया है। अगर आपने आगरा बाजार सुना होगा, नाटक हमने जो करवाया है आपके इस पे चैनल पे ही है, तो आगरा बाजार में ये था ना, इनका बहुत प्रसिद्ध जो है नज्म है नज़ीर मियाँ का। ऐसा था बाजरी के बजैया का बालपन, वो मधुपुरी नयर के बसैया का बालपन। मथुरा का बंगला भरा था अंता, और आगे जाने की ठानी। कनवाई को चाय पानी करने को कहा और लगे हाथ वृंदावन को छुआए। अब मालूम हुआ कि जब हम वृंदावन की तरफ गए उधर छूने को, तो वहां मालूम क्या हुआ कि 3 रुपए 6 आने देकर मंदिर में अमुक से धूप दीप का प्रबंध हो सकता है। अगर 3 रुपए 6 आना देंगे तो ये पूजा के लिए धूप दीप ये सब प्रबंध हो जाएगा। और अगर 22 रुपए 10 आने दिए, यानी 3 रुपए 6 आने के बदले अगर 22 रुपए 10 आने दिए, तो मंदिर की सीढ़ी पर नाम खुदाया जा सकता था। केवल गोविंद देव का मंदिर देखकर हम लौट आए। कुछ आगे छाता नाम का एक स्थान मिला, जहाँ एक किले के नीचे छोटी बंगलिया थी, वहीं डेरा डाल लिया। एक चीज यहाँ पे कहें कि नई दिल्ली सबकी वो भाभी है जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। ब्रिटिशर्स के संदर्भ में सारे जितने भी चीजें आप देखेंगे, प्रशासन सत्ता का संचालन हो रहा था, उसका केंद्रीय नई दिल्ली था। वो सबकी भाभी है, जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा तो सबको क्यों हंसे, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं है। पुरानी दिल्ली किंग्सवे वो स्थान जहाँ कभी सम्राट का अभिषेक हुआ था और अब तपेदी का अस्पताल है। ठीक है, साम्राज्य को घुन खा चुका है, अब नया युग आता है। जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं, वो चेतना का स्रोत है। जीवन का स्रोत जो है घटना का स्रोत नहीं, वो चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम हो गई है, हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क से शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है, जहाँ से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींचता है। एबटाबाद की सबसे स्पष्ट स्मृति वहां के जंगली नरगिस। रात सर्किट हाउस में विश्राम किया। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। रविवार को यायावर ने मुफ्ती पहनी। रविवार को यायावर ने क्या पहना था, मुफ्ती। सिर पर अब्दुल करीम से मांगी हुई अस्त्रखानी टोपी लगाई। इंतोन पर तो बंधन था ही नहीं। दोनों खोजते हुए नूर मोहम्मद के यहाँ पहुंचे। यानी रविवार के दिन यायावर ने मुफ्ती पहनी, सिर पर अब्दुल करीम से मांगी हुई अस्त्रखानी टोपी लगाई। इंतोन पर तो बंधन था ही नहीं, दोनों खोजते हुए नूर मोहम्मद के यहाँ पहुंचे। भोजन के बाद वार्तालाप हुआ, जिसका ढंग उल्लेखनीय था। इंतोन अंग्रेजी के अलावा तजकी भाषा को ताजकी भी जानता था। नूर मोहम्मद की वो मातृभाषा थी, यानी नूर की ताजकी थी, जिसको इंतोन जानता था अंग्रेजी के अलावा। उसके अलावा वो यही नहीं, उज़्बकी भी जानता, यानी एंटोन ताजकी भी जानता, अंग्रेजी भी जानता, उज़्बकी जानता, जबकि ये नूर मोहम्मद का ताजकी था। अब्दुल करीम अब्दुल करीम उज़्बकी और उर्दू जानता था। वार्तालाप चक्र गति से चला। यायावर इंतोन से, जो यायावर है वो क्या किया, यायावर जो है इंतोन से अंग्रेजी में कुछ कहता, इंतोन क्या करता, नूर मोहम्मद से ताजकी में कहता, क्योंकि नूर मोहम्मद को ताजकी आता, और नूर मोहम्मद अब्दुल करीम से उज़्बकी में कहता, क्योंकि उन दोनों की बातें उज़्बकी में समझ में आती, और अब्दुल करीम यायावर को उर्दू में उत्तर देता। यो दोनों की भाषा में फारसी धातुओं की
जो यथेष्ट मात्रा रहने के कारण कुछ बातें यूँ भी अनुमान से समझी जा सकती थी। नूर मोहम्मद क्या करता था? नूर मोहम्मद जूतों का व्यापार करता था। किरणों की खोज में जब यह गुरु जो है, इनके गुरुजी जो थे, वो सर्वदा प्रयोगशाला या अंतरशाला में कुछ बनते बिगाड़ते रहते और भौतिक विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी, खासकर वैद्युत किरणों में। तो वैद्युतीय किरणों की तरफ थे। पहले उन्होंने मुझे बेतार किरणों का विषय दिया, फिर कदाचित मेरी परिश्रमशीलता के बारे में वो आश्वस्त होकर अपने विशिष्ट विषय कॉस्मिक किरणों पर कुछ काम करने को यायावर को दिया। मेरे कार्य से संतुष्ट होकर उन्होंने परीक्षा के बाद मुझे क्या किया, अपने सहकारी का काम दिया, ये सहकारी बना लिया। वो कई वर्षों से जो है डॉक्टर क्रॉम्पटन के साथ कॉस्मिक किरणों के शोध कर रहे थे और उसी के लिए 1 वर्ष पूर्व डॉक्टर क्रॉम्पटन के साथ कश्मीर जा भी चुके थे। इस वर्ष में डॉक्टर क्रॉम्पटन अमेरिका में ऊंचे तल पर वायुमंडल में माप ले रहे थे। यंत्र बनाने आदि के लिए शिकागो विश्वविद्यालय ने सहायता दी थी। मैं पहले से कश्मीर चला गया था। गुरुजी धुनी थे। गुरुजी इनके पक्के धुनी, ऐसे धुनी कि उनको सनकी कह सकते हैं। सनकी इट मीन्स कि उन्होंने खाने पीने का हौसला, कपड़े उनके अच्छे काट के होते। अब कपड़े उनके अच्छे काट के होते जिसका श्रेय पत्नी को था, पर कॉलेज में कभी वो अनजाने टाई ढीली कर लेते थे। तो ये इतने धुनी थे गुरुजी। उन दिनों उन्होंने एक विद्युत घड़ी भी बनाई थी, एक पुरानी इंडियन मोटरसाइकिल उनके पास थी और उन्होंने एक घड़ी कैमरा वैद्युतीय मापन के लिए भी बनाया था। उन्हें एक चिट्ठी श्रीनगर भेजनी थी, 20 रुपए के नोट। क्रमशः पूरा दल श्रीनगर में एकत्र हो गया। गुरु शिष्य के अलावा 2 व्यक्ति इसमें और थे। एक गुरु शिष्य के अलावा एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, दूसरे उनके भतीजे उद्भिज विज्ञान के अध्येता जिन्होंने हाल में अपने विषय में एमएससी की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की थी और जिन्हें बड़े जोशी जी और छोटे जोशी जी कहा जाएगा। बड़े जोशी जी जो थे कश्मीर में कुछ औषधियों की खोज के लिए आए थे। छोटे जोशी जी को धुन थी कि जिस प्रकार उनके आचार्य डॉक्टर कश्यप ने हिमालय में पर्यटन करके नए पौधों का पता लगाया था जिनमें एकाध उनके नाम से अभिहित होनी थी, उसी प्रकार वो भी वनस्पतियों की नई जातियों की खोज निकालेंगे जिनमें उनका नाम अमर हो। हम लोगों ने अपनी यात्रा के लिए प्रचुर मात्रा में दोने लेकर रख लिए, है ना। दोने लेकर रख लिए। कुछ मीठे और नमकीन कुलचे तो श्रीनगर में ही ले लिए। भुट्टे के खेत से जब यायावर कह रहे हैं कि हम गुजर रहे थे तो मैंने छोटे ने 2-1 तोड़ लिए भुट्टे। तो बड़ी जोशी जी ने कहा, है ये क्या करते हो, बड़ी बुरी बात है, तुम लोग यहाँ भुट्टे ही तोड़ रहे हो। भुट्टे मैंने गुरुजी को दिए, हम लोग खाने लगे तो भुट्टे दुधिया थे और बहुत मीठे। तनिक देर में बड़े जोशी जी बोले, तुम बड़े दुष्ट हो जी, हमारे सामने चल रहे हो और हमसे पूछा भी नहीं। जोशी जी ने कहा, चाय पी जा सकती तो अच्छा होता। सामान वाले घोड़े इतनी आगे चले गए कि हमने कहा हमने तो पी ली। तो उन्होंने पूछा कहाँ? तो उन्होंने कहा हम लोग तो हरिबल का प्रपात देखने गए थे, वहीं चाय पी लिए। तो तुम लोग प्रपात भी देखने गए थे, कितनी दूर है? 1.5 मील दूर। जोशी जी शेर से अधिक काले रीछ के नाम से घबराते थे, उनको काले रीछ से बड़ा डर लगता था जोशी को। और दलील अनावश्यक थी। जोशी जी चल पड़े, बोले तुम लोगों ने खाने को अंडे है, खाओगे? जो घोड़े वाला हमारे साथ था उसके पास एक अल्मुनियम का कटोरा था, उसी में अंडे उबाले गए। अंग्रेज वैज्ञानिक विल्सन ने जब अपने कृत्रिम मेघमंडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देखना और उनके चित्र लेना संभव कर दिया, तब ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी विद्युत कण हैं जो साधारण इलेक्ट्रॉन से सर्वथा भिन्न आचरण करते हो और कहीं अधिक शक्ति तथा भेदकता रखते हैं। स्विट्जरलैंड में गेकेल ने और अनंतर हेस और कॉले हॉस्टर ने यह सिद्ध किया कि ये किरणें पृथ्वी तल की अपेक्षा ऊंचाई पर वायुमंडल में अधिक सक्रिय होती है और गुब्बारे में ऊपर भेजे गए विद्युत दर्शक में आविष्ट विद्युत को अधिक विसर्जित कर देती है। इन किरणों को उच्च तलीय किरण अथवा कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक विभिन्न दिशाओं में खोज यंत्रों का आविष्कार और संबंध क्रियाओं घटनाओं का मापन कर रहे थे। भारत में इस विषय के प्रमुख अन्वेषक के रूप में थे प्रोफेसर भाभा और मेरे ही कॉलेज के डॉक्टर गिल। गुरुजी ने कहा, हाँ, और ये सतह पर भी नहीं, गहरे पानी का उद्भिज होगा ना। छोटे जोशी ने गिलास ले लिया, मुग्ध दृष्टि से उसमें तैरते कुछ को देखते रहे, फिर बोले, लाओ माइक्रोस्कोप निकालो और इसकी रचना यानी स्टडी मैं करूंगा। अनवीक्षक मेरे जिम्मे था, क्योंकि विद्युत दर्शक की फिल्म से माप लेकर आंकड़े लिखना मेरा काम था। अब रोज 2 घंटे में यही करता था, यानी जो यायावर है विद्युत दर्शक की फिल्म से माप लेते और आंकड़े लिखते 2 घंटे। मैंने माइक्रोस्कोप उन्हें दे दिया और फिर हम लोग बाहर बैठकर पढ़ते रहे। फिर चट्टानों से भटक आया और कुछ समय तक मैं छेनी से एक बड़ी शिला पर अपनी मंडली के नाम को खोदता रहा। सोचा गया था कि ये स्मारक आगमिष्यत दर्शकों के लिए वहीं स्थापित करके हम जाएंगे। हम लोगों के साथ 2 विद्युत दर्शक भी थे और एक छोटा जिसे हम तोते का पिंजरा कहते थे और जो पहले अभियान में भी हो आया था। एक बड़ा जो इस अभियान के लिए तैयार किया गया था, लगभग 450 फुट की गहराई तक इसको रखा जा चुका था। एक दिन 200 फुट नीचे डाला गया तो देखा गया उसके भीतर पानी चला गया। इस प्रकार हमारा 3 सप्ताह का अभियान लंबा होने लगा। इस बीच एक दुर्घटना घटी। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा कि
नया यंत्र बनाने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। पिछली बार तो साल लग गया था, ये साल तो गया। तीसरे दिन उन्होंने कहा, आप तोते के बिजरे से ही जितना काम ले पाओ तो ले लो। 3 दिन और नाम उकारने में लगा, मैंने शिलालेख तैयार कर दिया। कॉस्मिक रे एक्सपेडिशन अगस्त 1939। इसके बाद चारों के नाम और कॉलेज का नाम। इस शिला के आसपास बैठकर फोटो भी लिया गया। मैंने फोटो लिया, अंततः मेरे स्थान पर एक टोपी रख दी गई। अब आगे कहते हैं, लेखक की देवताओं के अंचल में जो शीर्षक है, इसमें क्या हुआ। जुलाई 1935 सिविल सेक्रेटेरिएट के बड़े फाटक से बाहर निकलते ही मैंने लंबी सांस ली। पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए और शांति की स्थापना के लिए बना है, लेकिन मेरे जब जब उससे वास्ते पड़े हैं, तब तब मैं जैसे अपमान की आग में जल उठा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर देखें, पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए है, उसकी शांति की स्थापना के लिए है, लेकिन मेरा जब जब उससे सामना हुआ है ना, तब तब मेरा अपमान ही हुआ है। मैं आग में जल उठा। पुलिस की कृपा से मैंने 4 वर्ष जेल में बिताया और उसके बाद भी 1.5 साल से नजरबंद हूँ, इसका मुझे क्षोभ नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है, लाहौर में आकर नवाकोट में ठहरे, तब मैं उनके दर्शन करने इसलिए नहीं गया कि जाने के लिए पुलिस से पूछना पड़ेगा, तो नजर बंद करके इनको रखा गया था। ये भी बड़ी दिक्कत है। आज भी गिरते हुए श्वास को संभालने के लिए जब पहाड़ जाना आवश्यक हो गया है, हर एक युग में हर एक आदमी की आत्मा ने अपने अपने ढंग से इसकी दाद दी है, लेकिन फिर भी वो अपनी तकदीर दूसरे के हाथ सौंपता आया है। अपनी आत्मा पर दूसरे का आधिपत्य स्थापित करने में खुद साधन बनता आया है। कुल्लू कुल्लू के संबंध में बताते हैं। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स है कुल्लू। उस दिनों कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और फिर लॉरी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुगल नामक पक्षी से पाया, जो यहाँ बहुतायत से होता है। हिमालय के फेजिन जाति का ये पक्षी बहुत सुंदर होता है, लेकिन समतल भूमि पर रहने वाले लोग जो है, वो मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का एक गांव भी है। वशिष्ठ गांव में जहां गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहां पे पूजा जाने लगा। यहाँ के पानी में कहते हैं कि गंधक की मात्रा काफी है और वहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दाना की दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का भी मंदिर है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा जो है, देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है, हिडिंबा वाला। ऊपरी छोर पर मनुरिखी का मंदिर है। ये छोटा है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का अगर देखें तो मनुरिखी करके ये एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व रखता है। हमारी मोटर दाना पहुंची तो परिचित बैनन बंधु मुझे लेने आए थे। उन भाइयों के पिता कर्नल बैनन उस प्रदेश में आकर बसने वाले सबसे पहले विदेशी सज्जन थे। उन्होंने ही मनाली में सेबों का पहला बाग भी लगाया था। किसने? वो विदेशी सज्जन कर्नल बैनन। उन्होंने ही मनाली में जब आके बसे थे, तो सेब का उन्होंने ही बाग लगाया था। अब उनके पुत्र भी पिता का आदर्श निभा रहे हैं। 2 भाई फौज में भी जा चुके और मेजर तथा कैप्टन के पद पर भी रहे। मैं वहां आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा ये भी की एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। ये लेखक का कहना है, अगे जी का, कि उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ, और जिससे गंभीर चीज लिखने के लिए मैं मानता हूँ कि मुझे एकांत चाहिए। पहले ही दिन मैंने पाया कि प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स नाम के एक आगमिष्यत कविता संग्रह का सूत्रपात हो गया, और जब मैं महीने भर बाद लौटा तब वो पूर्ण सा हो चुका था, लेकिन मुझे आत्मकथा लिखना था। मौत की घाटी में कहते हैं, क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वो सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी चीज़ दिमाग में क्लिक करे, उसे तुरंत कहीं पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। और यहाँ पे लेखक यही चीज़ पे ध्यान दिला रहे हैं कि कभी भी देखो, सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, हुए आकर उड़ जाते हैं। देवताओं के अंचल में बैठकर भी एक दिन देवत्व के बाद मैंने पाया कि लिखना आगे चलता नहीं है। मैंने कलम रख दी और शून्य दृश्य मकान की दीवार की ओर देखने लगा। 6 मेमोरेबल डेज एंड नाइट्स, यानी 6 स्मरणीय दिन और रातें। कुछ दिन पहले मैंने फ्रेजन की गोल्डन बाउ में आदिम जातियों की प्रथा के बारे में पढ़ा था। मैं वो मकान छोड़कर मनाली से उतर नई बस्ती दाना में आ गया। बैनन साहब ने अपने बंगले का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। यहाँ पर उनके सेबों के बाग में उनकी शिशु कन्या शकुंतला की गंभीर नीली आंखें और तीव्र हंसी देखकर मैं उस दर्द को भुलाने लगा जो मनाली वाले घर में मेरे भीतर जाग उठा था। समतल भूमि के लोग श्रेष्ठता के घमंड से भरकर कहते हैं कि पहाड़ों में छई और मैथुनज रोगों के होने का
पहाड़ी लोगों का गंदा जीवन और नीति भ्रष्ट आचरण है। ये अपने पाप को छिपाने का प्रपंच है। वास्तव में ये रोग समतल भूमि से वहां गए हैं। मनाली से रोहतासगंज 13-14 मील दूर पे है। एक जीवन में पकड़ पाने के लिए ये एक सत्य बहुत काफ़ी है कि जब जब लालसाएँ झड़ जाती हैं, जब सब लालसाएँ झड़ जाती तब मानव पशुता की भी और मानवता की भी केंचुल को उतार फेंकता है। तब उसके भीतर जो बना रहता है वो है जो नित्यता चाहता है, जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है। इससे बढ़कर भी कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है, ये नहीं दिखता। एलूरा हिंदू मंदिर कभी भी खुले परिपार्श्व में नहीं रखे जाते और कदाचित जनसंकुल से ही अंतरिक्ष की ओर उठी हुई मानव को श्रद्धापूर्वक जिज्ञासा को मूर्त करना हिंदू भास्कर कला का परंपरानुगत आदर्श रहा है। जीवात्मा की परमात्मा में लीन हो जाने की उत्कंठा ही मुमुक्षा है। मंदिर और देवालय उसके मूर्त प्रतीक है। एलूरा की गुफाओं के संबंध में कहते हैं कि 3 श्रेणियों में सहज ही बांट दिया जाता है। एलूरा की गुफा में पहली श्रेणी में बौद्ध गुफा है। दक्षिण से आरंभ करके पहली 12 गुफाएं बौद्ध की है। इनमें संख्या अगर देखें तो 2, 3, 10, 11, 12। ये विशेष उल्लेखनीय अधिकतर गुफाएं विहार है जो विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरी श्रेणी में अगर आप देखो तो कुल 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं। संख्या 3 से लेकर 29 तक है। शेष गुफाएं संख्या 31, 32, 33 का गुफा समूह जैन है। अंतिम समूह का मुख्य गुफा इंद्र सभा कहलाता है। यही उल्लेखनीय है इंद्र सभा वाला। साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं है वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय नहीं वहाँ साधना कैसे हो सकती है। ईश्वर के आगे झुकने से ही तुम अपने समकक्ष मानव प्राणी से अपने को ऊंचा समझने के अधिकारी बनते थे, जो आध्यात्मिक दर्प है, जो अहंकार का सबसे भी घातक रूप है। ईश्वर की क्षुद्रतम रचना के आगे विनयी होना ही ईश्वर के आगे विनयी होना है, और इसी से तुम्हारे मृत स्वर के स्तंभ रूप इन एलूरा के गुफा चैत्य और मंदिरों के निर्माता नाम विहीन कलाकार अमर है। माजुली ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच में माजुली नाम का एक द्वीप है। नदी में छोटी छोटी टापू होना मामूली बात है, लेकिन माजुली माजुली अपने ढंग का एक अनूठा टापू है। संसार की किसी और नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने तो नहीं सुना। असमिया सांस्कृतिक जीवन में उसका एक गौरवपूर्ण स्थान है। वैष्णव संत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव के संप्रदाय ने यहीं पर सत्र स्थापित किए, और उनकी परंपरा को चलाने वाले वैष्णव के कई सत्र यहाँ अब भी चल रहे हैं। माजुली आकर मैंने देखा कि द्वीप के हिंसक पशुओं के साथ भी मानो मानो द्वीपवासियों का अलिखित समझौता है। दूसरी बार जब गया तब बाढ़ के दिन थे। बुनाई असम की प्रत्येक गृहस्थी में, यानी वहाँ पे बुनना जो काम है वो असम की प्रत्येक गृहस्थी में अनिवार्य रूप से होती है और सुंदर होती है। मैंने कारीगरी की प्रशंसा की। माजुली द्वीप की 22-24 हजार की आबादी के लिए केवल एक सरकारी दवाखाना है, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से 200 रुपये वार्षिक सहायता मिलती है। पढ़त फैलाकर देखा तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर लगभग 1.25 खर्च होता है, या यूँ कहे कि मलेरिया से बचने या मुक्त होने के लिए व्यक्ति कुनैन की एक खुराक का 1/4 अंश साल में एक बार पा सकता है। प्रणाम है उस सत्र को और ग्राम को जो न झुकेगा। बहता पानी निर्मला। मुझे बचपन से नक्शे देखने का बड़ा शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, नई सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। ये तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा मटका हूँ, पर उससे कभी मुझे तृप्ति नहीं मिली। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखे, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। बचपन में एक नाम पढ़ा था, अमरकंटक। ये नाम इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए। वहां जाना नहीं हुआ और अभी तक भी अमरकंटक नहीं देखा, और इस प्रकार का कांटा अभी तक सालता ही रहा। लेखक कहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। कैसे? एक तो ये है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि हमको कहाँ घूमने जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले की सूचना देकर रिजर्व कराइए, भावी अतिथियों की खबर दीजिए और तभी चले पड़िए। नक्शे में मैं अभी देखता हूँ वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से मैं कर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक है, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते नहीं। तो मेरी आपको यही सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। ये आपका अपमान नहीं, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो राम नहीं, टिकना तो मौत है। सागर सेवित मेघ स्क्लित में कन्याकुमारी से नंदा देवी की यात्रा में लेखक का कहना है
कि कालिदास ने जब कुमार संभव की परिकल्पना आरंभ करते ही पूर्व और अपर समुद्रों को हिमालय के साथ जोड़ दिया, तब न केवल एक श्लोक में भारत की भौगोलिक इकाई का मानदंड प्रस्तुत कर दिया, वरन परोक्षता उस भव्य लीला भूमि को भी मूर्त कर दिया, जिस पर सुब्रमण्यम के आधान का निमित्त बन सकने वाली वैश्विक संगम क्रीड़ा हो सकती है। कुमार सुब्रमण्यम जो असुर महानायक का संहार करने वाले महानायक होंगे। कहते हैं कि जन्म से ही मेरा संबंध प्राचीन स्थलों और पुरावशेषों से रहा है। इस संयोग की बात थी कि जिस स्थल पर जन्म हुआ वो भी बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल था। शेखर एक जीवनी में इन्होंने बताया है। पर जब होश संभाला तब से ऐसे अनेक स्थलों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ जिनके साथ शिव और पार्वती के पौराणिक संदर्भ जुड़े हुए थे। यहाँ मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है और गुरुल कांकड़ की तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती यात्रा वहाँ शुरू होती है। चला चल डगर पर नंदा को ने द्वार थे। अब यहाँ पे जो भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसमें प्रमुख पंक्तियां हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। चल चल देता है लाद लाल कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता है धन बस धूर चितिज का तारा। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहां भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। यायावर का मन अस्तब्ध, उसके लिए ये सब रैन बसेरे हैं। कहीं यात्रांत तो है ही नहीं, इसलिए कहीं से चलने पर उदास होना निरर्थक है। किंतु किसी किसी पड़ाव पर जो शांति और स्नेह मिल जाता है उसका आकर्षण बना ही रहता है। रहे मगर राह पर आज, जो मिला उसे आज की लब्धि नहीं, कल का पाथेय मानना होगा और चलना होगा। चल यायावर चल। कहते हैं कि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं है, वो चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम हो गई है, हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढली जाती है, जहाँ से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उस पर खींचता है। विश्व में हे परिवर्तन तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास हे अनंत हृदय कम तुम्हारा अविरत स्पंदन सृष्टि सिराओं में संचालित करता जीवन। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो, उन्हीं में सृष्टि करता हो, बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर है और शुभ है। बाकी तो केवल बनाई हुई चीजें जगह भरने के लिए है। जब मानव पशुता की भी और फिर मानवता के भी केंचुल को उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता है वो जो है नित्यता चाहता है, जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है। इससे बढ़कर भी कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है, ये नहीं दिखता। साधन का एक अहंकार भी होता है, साधन का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं है वहाँ विनय नहीं है, और जहाँ विनय नहीं है वहाँ साधना कैसे हो सकती है। ईश्वर के आगे झुकने से ही तुम अपने समकक्ष मानव प्राणी से अपने को ऊंचा समझने के अधिकारी बनते थे, जो आध्यात्मिक दर्प है, जो अहंकार का सबसे विघातक रूप है। कहते हैं कि नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यहाँ आपका माननीय एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो राम नहीं, टिकना तो मौत है। संकट का बोध ना होना बहादुरी नहीं है, संतता। संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। निर्ममत्व से हमारा इतिहास बोध उसी चीज को मिटाता है जिसकी स्मृति को हम इतिहास में सुरक्षित करते हैं। आत्मा का तेज हम सहन नहीं होता, अस्थियों के लिए हम मंजूषाएं बनाते हैं। और यहाँ पे भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में योगदान दे, ये इन्होंने कहा है।
यहाँ पे यात्रा संस्मरण के बारे में भी बताया कि टूरिस्ट गाइड तो एक ही प्लेस को आपको दिखाता है और इस तरह आप जो है टूरिस्ट गाइड के बियॉन्ड संस्मरण पढ़ते हैं तो बहुत सारी यात्राएं जो है तय करते हैं। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ चूड़ों में डगर जड़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा बिहक शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा दिया मन का दिलासा पुनः जाऊंगा। स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य का नींव हूँ क्योंकि मैं संस्कृति का नींव हूँ। पहिए के बारे में चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों चाहूँ कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहाँ भी कोई चला जाए वहाँ कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाए ऐसा चाहता हूँ क्योंकि जीवन की धारा के बीचों बीच रहकर रहना कलाकार का धर्म है किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं भटकते देना जो वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है। क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं वो चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं लिखतम हो गई है हृदय तक नहीं जाती वरन एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढली जाती है जहाँ से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों को नली से उसे फिर खींचता है। नई दिल्ली के संदर्भ में उन्होंने कहा था वही चीजें कही थी विश्व में हे परिवर्तन तुम्हारी विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दार्शनिकता का सहायक होता है। यायावर पुराविद नहीं होते ना पुरातत्व उनके लिए स्वयं साध्य होता है। वह केवल दूसरे के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। ये महत्व कम नहीं है और ये कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। तक्षशिला नालंदा सारनाथ ये नाम यायावर के शरीर में पुलक उत्पन्न करते किंतु इसलिए नहीं कि ये प्राचीन खंडहरों के नाम है वरन इसलिए ये सांस्कृतिक विकास के समष्टि के अनुभव पर आधारित जीवन के उन्नत परिपाटियों के आविष्कार की कीर्ति स्तंभ है। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं ये तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता क्योंकि प्रत्येक में विविधता है किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। यथा जोधपुर में रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है। श्रीनगर में गंधों की विविधता सहस्गंध ल- लाहौर में गंदगी की अथवा विषय में कलकत्ते की प्रतियोगी मान की फैशन की। इस प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाजारों की सजीवता में थी यद्यपि उनमें रंगीनी गंध या गंदगी या फैशन की भी कुछ कमी नहीं थी। जहाँ सब कुछ कटीला है वहाँ देह भी कंटकित क्यों ना हुआ है। यायावर बहुत देर तक सारे दृश्यों को देखता रहा फिर उसकी आंखें तुर्कम के गर्वीले श्यामल उभार पर केंद्रित हो आई। यहाँ हमारे देश की मर्यादा पर्वत देश की सीमा उसकी मर्यादा और सीमा की रक्षा देश की मर्यादा की रक्षा। चुपचाप खड़े खड़े यायावर मन में फिर रोरी के उस चित्रों को याद ताजा कर लिया। ये घर नहीं लेकिन उसे आंख भर देख कर हृदय में बसा ले क्योंकि उसके कारण ही घर जहाँ है वहाँ घर हो सके। वो मर्यादा है जो और ये सोचते हुए उसके भीतर युगों के संस्कार शताब्दियों की सांस्कृतिक परंपराओं के तार धीरे धीरे स्वरित हो उठे। भारत का भार तत्व उसका प्राण तत्व बोलने लगा। भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी असीम सागर के वेष्टित और ऊपर नभचुंबी हिमालय के अंचल में छदित जिसकी अपनी सीमाएं छूती है एक खड़ी परासीमा को और एक बड़ी परासीमा को जो भारत होकर भी आलोक की खोज में लवलीन रहा और जिसने कहीं से भी आती हुई प्रज्ञा किरणों को स्वीकार किया और अपने विमल मानस में धारण करके और चमका दिया जिसने अनेकता में एकता पाई क्योंकि वो अपनी एकता में अनेकों को अपना सका है सह सका है प्रिया भी पर्याय सी देव शोरूम और जो आगे भी सह सकता है जो आगे भी अनेकता में उसको उद्भासित कर सकता है क्योंकि वो एकता में अनेकता को पनपने दे सकता है। जैसे एक उद्यान में अलग अलग आलवालों में अलग अलग पौधे अपने अपने मालंचों पर आधारित नाना रूप तलुओं के गुल्म तलुओं के गुलाम बढ़ते फूलते और फलते हैं। भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है फिर चाहे वो धातु स्वर्ण की ही क्यों ना हो। वो निधि है जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हों और होते रहेंगे। वो एक परंपरा है जिसमें मानव का ज्ञान आलोकित उद्योग कड़ी कड़ी जोड़ता रहा है और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को कोली भरकर भेटने की स्पर्धा करता है। यहाँ इतना ही कहूंगा कि राइड हैगर्स के उपन्यास की भविष्यवाणी डेट विल कम टू एज स्विफ्टली ओवर द वाटर्स सच न हुई मृत्यु न आई केवल उसकी संभावना की वो उत्तेजना आई जो निरे अस्तित्व में स्फूर्ति उत्पन्न करे उसे जीवन बनाती है जीवन के बोझ के सटरासों में जो रामरस है। क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं के समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त हो लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसी उत्कर्ष के अवसर पाता हो उन्हीं में सृष्टि करता और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है प्रतिभा प्रसूद है वही सुंदर है शुभ है बाकी तो केवल बनाई हुई चीजें हैं जगह बनने के लिए। मृत्यु का सामना करने के लिए मेरे लिए पहला अवसर नहीं था ना अंतिम 6 बार अपने को मृत्यु समर्पित कर और फिर जो कर मैंने यही जाना कि जब आदमी
अपना नहीं रहता, अपनों को दे डालता, तब एक मोह जो वो नहीं छोड़ पाता, वो अस्थायित्व का जारी रहने का, दूसरे शब्दों में एक अपने नाम का मोह। मनोवैज्ञानिक जो मूल प्रेरणाओं में से इस अस्थायित्व चेष्टा को गिनते हैं वो उचित ही है, बल्कि वही सबसे मूल प्रेरणा है, उसी पर मानव का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व कायम है। डर, प्रेम और भूख भी जब छूट जाते हैं तब भी मानो कि अपने आप को कायम रखने की लालसा बनी रहती है। अपनी जात को बनाए रखना, अपने को बनाए रखने का दूसरा नाम है। इस प्रकार ये अस्थायित्व चेष्टा वास्तव में सृजन की चेष्टा है। एक जीवन में पकड़ पाने के लिए एक सत्य बहुत काफ़ी है कि जब सब लालसाएँ झड़ जाती है, जब मानव पशुता की भी और मानवता की भी किंचुर उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता है वो है नित्यता। चाहता है जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है, इससे बढ़कर भी कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है, वो नहीं दिखता। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी या शरणार्थी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। यात्रा करने के कई तरीके हैं, तो वहाँ पे एक बार पहले ही बता दिया गया है कि यात्रा कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से आपको प्लानिंग प्लानिंग करनी है। लेकिन अपनी भी कुछ बात बताता हूँ कि मैं दूसरे तरीका का कायल हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब निकलता ही हूँ तो एक तीसरा तरीका अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे ये कि बम्बई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो ये तो तैर कर के नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलांग। नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएँ जो स्थूल पैरों से की, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। मैं जानता हूँ कि औचित्य विचार से क्रम उल्टा होना चाहिए। संस्कृति परम से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए, पर उतरते हुए आने का कार्ड भी स्पष्ट है। आस्था तक बढ़कर जो प्रतिविज्ञा होती है, उससे हम अपनी पहचान खोते हैं। वो जब होती है तब सब भी व्यर्थ हो जाते हैं। उतरते क्रम में संस्कृति के पहचान में अपनी अस्मिता की पहचान होती है। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता का बोध कराया जा सकता है, और आज उसकी भी कम आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। गुरल काकड़ की तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती है, यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो इस तरीके से ये जो है यात्रा वृत्तांत जो है इनका समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।